देखिए, लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर वादा किया है तो दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपये महीना मिलेगा। मगर अगर आप अपना कैमरा और ये माइक लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले। मात्र मुट्ठी भर महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा करके सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है, मगर वाहवाही मिल नहीं रही है। इसलिए सरकार प्रचार प्रसार के अंदर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। आपने ट्वीट किया है कि आप 2 बजे दिल्ली एलजी से मिलने वाले हैं। देखिए, पिछले कई हफ्तों से हम एलजी से दिल्ली के अंदर बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हुए उससे मिलने का समय मांगते रहे। हमारे विधायक संजीव झा जी ने भी समय मांगा, मैंने भी लिखित में समय मांगा, मगर एलजी साहब मिलने का समय दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो दिल्ली के भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसके ऊपर चुप्पी बना के रखना चाहते हैं। जबकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, एसीबी उनके अधीन आती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है। तो कोई भी भ्रष्टाचार दिल्ली में अगर हो रहा है तो उसकी जांच की जिम्मेदारी एलजी को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई। तो इसमें एलजी साहब भाग नहीं सकते। इसलिए आज हम 2 बजे मेरे साथ 5 दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी साहब के यहाँ जाएंगे, उनके घर पे, और हमें आशा है कि वो हमसे मिलेंगे। फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक डिसीजन लिया गया, पीएम ने वो मीटिंग अटेंड की, उसके बाद जो हमने एक्शन लिया उसमें पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सेना के पराक्रम पर प्रधानमंत्री ने अपनी कमजोरी से भारत पर एक कलंक लगाया, प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर करने लगे, उससे भारत पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। और मुझे लगता है कि जो दाग प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना पे और वायुसेना पे लगाया है उसको मिटाने में जो है सदियां लगेंगी। किराना हिल्स जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी माना जाता है, उसके ऊपर जो बातें आई उसके ऊपर इंडियन अटैक किया था, उसको लेकर भी सीडीएस ने बोला, फॉर्मर सीडीएस ने बोला कि वहाँ पे एमिनेशन की बारिश की गई अलग अलग एरिया किराना हिल्स एरिया में, लेकिन वो एडवांटेजली वहाँ पहुँच गया होगा लॉटरी में। तो कहीं समय समय पर जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बात हुई, किस देश के कितने विमान गिरे उस पे बात हुई, उस समय पर हमारे भारत की सरकार द्वारा अपने तथ्य रखे जाने चाहिए थे। अब 1-1.5 साल बाद आप बात कर रहे हैं, अब दुनिया जो है किसी और बारे में बात कर रही है। तो वो समय जो है भारतीय सरकार चूक गई, क्योंकि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो बोल नहीं पा रहे थे। अब जो है काफी देर हो गई। अमित शाह जी का कल बयान है, एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है और इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए, वो देश के लिए खतरा है। देखिए, अमित शाह तो ऐसे बोल रहे हैं कि देश के अंदर लेफ्ट की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और अमित शाह जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, और वो बोल रहे हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे, आपकी 12 साल से सरकार है, आपने कुछ किया नहीं, और अभी भी आप सिर्फ डायलॉग ही मार रहे हैं। तो अब लोगों का डायलॉग से जो है पेट भर गया है। अब कुछ करना है तो करके दिखाइए, और नहीं हो सकता तो अपनी जाने की तैयारी कीजिए। मोहन भागवत जी यूएस में हैं और वहाँ पे 29 अगस्त को एक इवेंट, प्राइवेट इवेंट है जो आरएसएस के जो इनका सेनेटरी ईयर जो मना रहे हैं उसको लेकर। तो वहाँ के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं जोहर ममदानी, उन्होंने अपोजिशन जताया है इसके ऊपर। देखिए, हमें आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन इस देश की आज़ादी में नहीं रहा। आरएसएस अपने आप को गैर राजनीतिक दल कहता है, मगर प्योर राजनीति
24 घंटे 12 महीने 7 दिन हफ्ते में करते हैं और खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके की जो है रोज़ इनके बारे में चर्चाएं चलाई जाती हैं। देश को मुझे नहीं लगता कि इनके रहने ना रहने से कोई फ़र्क पड़ता है। इंडियन एक्ट्रेस हैं कृति सैनन, उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें जो उनके पहनावे है उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि किसी भी महिला की फ्रीडम है, वो कुछ भी पहने, कुछ भी, उस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास देश के लिए कुछ करने के लिए है नहीं। शिक्षा पे बात करना नहीं चाहते, अस्पतालों पे बात करना नहीं चाहते, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू फैल रहा है उस पर बात करना नहीं चाहते, देश में जो बेरोज़गारी हो रही है उस पर बात नहीं करना चाहते। बेकार के रोज़ नए मुद्दे लेके आ जाते हैं और देश को उसमें उलझाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके के मुद्दों में अब देशवासी ना उलझे। जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी हैं, इनका कहना है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि ये तो ना ही फेडरलिज्म के खिलाफ है और ना ही ये वायलेट करता है किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन संसद के अंदर आएगा तो लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बात तय है कि सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के ज़रिए देश के अंदर एक बार और सत्ता को हथियाया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अब देश में माहौल इस तरह से बन रहा है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की रवानगी होने वाली है। इसलिए कभी वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करते हैं, कभी डिलिमिटेशन के ज़रिए अपनी चुनिंदा सीटों को कार्व आउट करने की कोशिश करते हैं, नए नए तरीके सोचते हैं, मगर सत्ता जो है अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है। सलमान खुर्शीद का भी इसी पे बयान है। उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ले दे के भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है किसी तरीके से दोबारा सत्ता हथियाई जाए। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद ही नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब मौका मिले तब बदलने की कोशिश करते हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है किसी तरह से सत्ता को हथियाया जाए। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एग्जाम हुआ था जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर रिक्रूटमेंट एग्जाम था, उसको कैंसिल कर दिया सरकार ने, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। जो कंप्लेंट हैं, जो एग्जाम दिया था, बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे आते थे। देखिए, ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भारत के अंदर सिस्टम है उसमें अब पारदर्शिता तो बची नहीं और जगह जगह राज्यों में आरोप लग रहे हैं कि जो लोग पैसा देते हैं उन लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और वो लोग उसके अंदर पास होके बाबू बन रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों के हाथ में ही देश का भविष्य आ रहा है। इसको लेके छात्रों में रोष है और वो रोष हमें कभी झारखंड में दिखता है, कभी दिल्ली में दिखता है, बिहार में दिखता है, आईआईटी दिल्ली में दिखता है। और अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनेगी तो देश के छात्र इस सरकार को बदल देंगे। हिजाब रो के ऊपर मायावती का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये जो है पॉलिटिक्स इसमें नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। जो लोगों की बिलीफ्स है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनके प्रैक्टिसेस हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार इसलिए बनती है कि लोगों के काम हो, और इस सरकार को अब 12 साल हो गए, अब कुछ तो काम करें। कब तक जो है इन सब नौटंकियों के अंदर देश को उलझा के रखेंगे। हाईकोर्ट के जजमेंट पे जो हिजाब रो पे इशू है उस पर असादुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं डिसएग्री हूँ इस तरह के जो जजमेंट से। अब देखिए, ओवैसी कुछ यहाँ पे कहें, उधर मोहन भागवत कहें, फिर आप पूछें तुम क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे। देश इस सर्कस से परेशान आ गया। 12 साल हो गए इस सर्कस को चलते हुए। अब देश जो है कहता है कि भाई माफ़ करो, हमें कुछ काम कर लो यार, इन सब के अंदर कब तक फंसा के रखोगे। असादुद्दीन ओवैसी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को लाना चाहती थी, उनका अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना। देखिए, आरएसएस की दुकान तभी तक चलेगी जब तक असदुद्दीन ओवैसी की दुकान चल रही है। इसलिए इन दोनों दुकानों को रोज सजा के टीवी पे परोस दिया जाता है ताकि इनकी अफीम खाएं या इनकी अफीम खाएं और नशे के अंदर देश पूरा दिन डूबा रहे। हमारा मानना है कि ये अफीम चाहे असदुद्दीन ओवैसी के नाम की हो या आरएसएस की हो, ये दोनों अफीम
देश के लिए खतरनाक है और इन दोनों नशों से देश को दूर रहना चाहिए। यूएस ने 4 इंडियन कंपनीज और 3 इंडिविजुअल के खिलाफ सैंक्शन इश्यू कर दिया है ईरान ऑयल ट्रेड को लेकर। देखिए, मेरी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर अभी तक जितने भी सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ज़्यादातर उस पर चुप रहते हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करने से डरते हैं। जिस तरह से टीएमसी के एमपीज, रिबल एमपीज को लेकर बात आई और अभिषेक बनर्जी ने एक नोटिस पिटीशन फाइल किया है, उस पर लोकसभा उन्होंने कहा है कि इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर ने एक नोटिस इश्यू करते हुए और 7 दिन का टाइम दिया। देखिए, ये प्रोसेसेस तो चलते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। होना वही है जो केंद्र सरकार चाहती है। इन इंस्टीट्यूशंस से आप उम्मीद करें कि आपको न्याय मिलेगा, ये मुश्किल है। जिस तरह से बारिश में लगातार हम देख रहे हैं कि जगह जगह जल भराव का इश्यू है, हर जगह सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। देखिए, जल भराव तो पहले भी दिल्ली में होता था, मगर इस साल या पिछले साल जो देखा गया, ये देखा गया कि जो ल्यूटेंस दिल्ली है, आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का, सेंट्रल दिल्ली के मुख्य इलाके हैं, उनमें भी कमर तक पानी भरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यक्रम में तालकटोरा स्टेडियम में सिर्फ जिन वो उनका स्टेज था उस पे ही पानी नहीं था, वरना पूरा चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसे में जिस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम तक को पानी में डुबो दिया हो, उसमें उनके मंत्री कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि हमने जो जल भराव है वो कम कर दिया। मैं हैरान हूं कि कोई सरकार इस स्तर पर झूठ कैसे बोल सकती है, जब सारा अखबार, सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया त्राही त्राही कर रहा हो। छोटे छोटी स्कूल की बच्चियां गर्दन तक भरे पानी के अंदर घर जाने पर मजबूर हों, किसी का बच्चा नाले में गिर गया और मिला ही नहीं, लाश भी 3 दिन बाद मिल रही हो। ऐसे में एक मंत्री कह रहे हैं कि हमने जल भराव कम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि जनता की बात को सुनना भी नहीं है और इस बारे में भी विचार नहीं करना कि हमें काम कैसे करें, क्योंकि आपने तो पहले ही मान लिया कि हमने तो काम कर दिया, हमने जल भराव कम कर दिया, तो पब्लिक को ही पब्लिक पर ही डाल दिया कि अगर पब्लिक कह रही है तो पब्लिक ही गलत कह रही है, हमने तो अपना काम कर दिया।